तो आप बताइए इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या है आज आपके पास। सबसे पहले प्रिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ रिसर्च टीम में शामिल हैं और आपके रिसर्च को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। हम भोजपुरी में हैं तो पहले भोजपुरी से शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल। भोजपुरिया माटी बड़ा सुगंधित होला जी। और एजे के माटी में योद्धा, वीर और वीर रस के बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होला। सेना में भी गईला पर इ पता चलला कि सावधान विश्राम कमांड जोन होला तो भोजपुरिया में दिखल जाला। यह चलते यह क्षेत्र के विशेषता बहुत ज़्यादा बा और आज़ादी से लेकर के अब तक बिहार सहित अलग अलग राजनीतिक परिवेश के तू बात कर लो, चाहे वो लोकसभा के बात करे या विधानसभा के बात करे, हर जगह आरा, भोजपुर, शाहाबाद अपन सुगंध फैलौले बा। अब हम तरारी से होते हुए पहुंचल बानी जा हमनी के आरा जी। बिल्कुल। और आरा विधानसभा के विशेषता एजा के 5 साल के जो कार्यकाल बा, एकरा पहले के जो स्थिति बा वो सब पर हमनी के चर्चा करब जा। तो तैयार हो जाई आरा के सब लोग, चाहे आरा में बानी रुआ, चाहे बिहार में बानी या बिहार देश के कोनो कोना में बानी या दुनिया भर में कहीं बानी, रुआ अपना माटी से लगाव जरूर हुई और निश्चित रूप से रुआ जानल चाहत हो कि रुआ क्षेत्र में का हो रहा बा। हमने आपको पहले ही बताया था, हम एक चर्चा के दौरान जब हम सर्वे कर रहे थे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं शाहाबाद में जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है जदयू। तो राकेश के साथ जब हम इस बात चर्चा पर थे तो हमने उस समय बहुत सारी बातें बताई थी। इसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी जो बड़ी हो रही है वो जदयू की हो रही है और जदयू के वर्तमान जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र यानी वशिष्ठ नारायण के पुत्र के लिए दावेदारी मांग रही है कहीं ना कहीं जदयू। नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अमरेंद्र प्रताप के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। आज हमारी भोजपुर की जो विधानसभा क्षेत्र की यात्रा चल रही थी आज आरा पहुंच गई है। आरा के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आरा रामायण में भी प्रचलित है। आरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तारकासुर का वध हुआ था और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे बाबा से, क्योंकि यह क्षेत्र तो बाबा का ही है। यहाँ के लोगों से बाबा को बहुत सारा प्यार मिला है। यहाँ के लोग बाबा को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को बाबा का कॉल आते रहता है यहाँ पे, अक्सर लोग बाबा को कमेंट करके भी बताते रहते हैं। तो इन सब क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आज हम बाबा से लेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा से, जानते हैं कि क्या क्या कुछ है बाबा के आज पिटारे में, क्या कुछ बाबा कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में। बहुत सारी ऐसी जानकारी बाबा लेके आए हैं, संभावित उम्मीदवारों की जानकारी हो चाहे अभी वर्तमान विधायक की जानकारी हो, सारा चीज़ का ब्यौरा आज बाबा के पास है। तो आप बताइए इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या है आज आपके पास। सबसे पहले प्रिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ रिसर्च टीम में शामिल हैं जी। बिल्कुल। और आपके रिसर्च को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। धन्यवाद। हम भोजपुरी में हैं जी, तो पहले भोजपुरी से शुरुआत कर देते हैं। जी बिल्कुल। भोजपुरिया माटी बड़ा सुगंधित होला जी। और एजे के माटी में योद्धा, वीर और वीर रस के बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होला। सेना में भी गईला पर इ पता चलला कि सावधान विश्राम कमांड जोन होला तो भोजपुरिया में दिखल जाला। यह चलते यह क्षेत्र के विशेषता बहुत ज़्यादा बा और आज़ादी से लेकर के अब तक बिहार सहित अलग अलग राजनीतिक परिवेश के तू बात कर लो, चाहे वो लोकसभा के बात करे या विधानसभा के बात करे, हर जगह आरा, भोजपुर, शाहाबाद अपन सुगंध फैलौले बा जी। अब हम तरारी से होते हुए पहुंचल बानी जा हमनी के आरा जी। बिल्कुल। और आरा विधानसभा के विशेषता एजा के 5 साल के जो कार्यकाल बा, एकरा पहले के जो स्थिति बा वो सब पर हमनी के चर्चा करब जा जी। तो तैयार हो जाई आरा के सब लोग, चाहे आरा में बानी रुआ, चाहे बिहार में बानी या बिहार देश के कोनो कोना में बानी या दुनिया भर में कहीं बानी, रुआ अपना माटी से लगाव जरूर हुई और निश्चित रूप से रुआ जानल चाहत हो कि रुआ क्षेत्र में का हो रहा बा। तो अब चूँकि पूरा बिहार भर के हमने के बतावे के बाद तो हम अब भोजपुरी छोड़ करके मेन लाइन पर आ जाता नहीं, लूप लाइन से मेन लाइन पर। तो जैसा कि आप सब लगातार देख रहे हैं कि हमारी यात्रा जो है, चुनावी यात्रा जो है, विधानसभाओं के 243 विधानसभा सीटों की यात्रा हमारी लगातार चल रही है। इस महासमर में, महाभारत में हम लगातार
अलग अलग विधानसभाओं की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। 5 साल में क्या हुए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, पिछले चुनाव की स्थितियां क्या थीं, उसके बाद क्या बदलाव हुए हैं, आपके वर्तमान जनप्रतिनिधि यानी विधायक जी जिनको चुन करके आपने भेजा था, उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने क्या कुछ किया है, इन सब बातों पे चर्चा कर रहे हैं। विरोधियों के कितना टारगेट पर हैं, आने वाली संभावनाएं क्या हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अब इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कौन से दल हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इस बार सीधा सा नज़र आ रहा है 2 चीज़ें प्रिया, जो आपके रिसर्च में भी आया है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी टक्कर है, लेकिन ये सीधी टक्कर नहीं नज़र आ रही है। इसमें टक्कर ये नज़र आ रहा है कि महागठबंधन के साथ लड़ रहा है और एनडीए के साथ लड़ रहा है। वर्तमान में वहाँ महागठबंधन के आरजेडी से जीते हुए उम्मीदवार हैं जो कि अभी एमएलए हैं और उनका नाम है नवाज आलम जी। नवाज आलम ने की जीत हार जो हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर में बहुत ही नॉमिनल वोट से जीते थे। और इसके बाद जो कहानियां जो कही जा रही हैं कि बिहार विधानसभा को हम अलग अलग तरह से देख रहे हैं। इस बार की स्थिति कुछ अलग है 2015 से, क्योंकि 2015 में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, कांग्रेस भी उनके सहयोगी में थी और एनडीए में 3 दल थे। इस बार जस्ट रिवर्स चल रहा है, एनडीए 4 हो गए हैं और यहाँ भी 4 लोग शामिल हो गए हैं और ये दोनों ही खेमा जो है अपना अपना दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन इस दावेदारी में एक तीसरा फ्रंट भी आ गया है और कहें तो एगो सुपर 30 भी आ गया है जी हाँ, सुपर ग्रुप भी आ गया है जो कि सुपर गठबंधन आ गया है। ये लोग भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हालांकि इसमें जन अधिकार पार्टी की बात करें, जजपा की बात करें तो उनका भी प्रतिनिधित्व है। लगातार इसकी तैयारियां चल रही हैं और अपने संभावित उम्मीदवारों की कड़ी और लिस्ट वो भी जारी करना धीरे धीरे प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, वो भी लगातार आरा और खास करके शाहाबाद के क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। छोटी छोटी घटनाओं पर भी जैसा कि जानते हैं पप्पू यादव लगातार वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इन सब में जो संभावित उम्मीदवारों की बात आ रही है तो उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ टक्कर क्या है। तो आरजेडी तो चूंकि उसका सिटिंग कैंडिडेट है तो आरजेडी तो अपनी दावेदारी रखेगी, लेकिन आरजेडी इस बार चाह रही है कि सीपीआई एमएल के साथ और सीपीआई के साथ जो एक गठबंधन बनाने की कयास चल रहा है, तो हो सकता है कि इस सीट को वो उन लोगों को डोनेट कर दे। चूँकि आपको पहले ही बताया कि हार जीत का आंकड़ा जो है बहुत नॉमिनल था, इसलिए इनकी उम्मीदवारी नवाज आलम की बहुत मजबूत नहीं लग रही है, लेकिन इनकी दावेदारी है, इसमें कोई इनकार आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर झमेला कहीं है तो वो झमेला है कि इस बार कांग्रेस जो है वो चाह रही है कि हमारा भी उम्मीदवार वहाँ से लड़े। वीआईपी जो दूसरी पार्टी है वो भी चाह रही है और तीसरी तरफ आरएलएसपी भी कम नहीं है। आरएलएसपी का भी मानना है कि वो भोजपुर में अपना प्रवेश यथास्थिति कायम रखे। चूँकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शाहाबाद क्षेत्र में उन्होंने सीट जीता था, चेनारी से ललन पासवान जीत करके आए थे, आरएलएसपी कैंडिडेट थे और बीच रास्ते में उन्होंने आरएलएसपी के साथ छोड़ करके जदयू ज्वाइन कर लिया था। कहीं ना कहीं ये तो चलते रहता है। बिल्कुल चल रहा है। और अब स्थिति ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर है, हालांकि महागठबंधन में बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। महागठबंधन में झमेला इस बात का नहीं है कि आरजेडी बड़े भाई है और आरजेडी का विनिंग कैंडिडेट है। ऐसी स्थिति में आरजेडी के पाले में ये सीट है तो आरजेडी ही फैसला करेगी कि उसको किसे देना है या खुद लड़ना है। एक जगह यहाँ तो समाप्त हो जाता है सारा मामला, यानी कि आरजेडी जिसको चाहेगी उसको वो सीट दे सकती है। नवाज आलम भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो हम आगे चल रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर झमेला कहीं है तो एनडीए में है। आपको पता है कि एनडीए में इस बार प्रवेश जो है वो हो चुका है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी एलजेपी में ज़बरदस्त का टक्कर चल रहा है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस सीट पर विनिंग या सेकंड लीडिंग रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता रहा है। ऐसी स्थिति में अमरेंद्र प्रसाद जो हैं उनकी दावेदारी यहाँ बनती है, लेकिन जदयू जो है एनडीए में इस सीट पर दावेदारी कर रही है और उसकी दावेदारी धीरे धीरे बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रही है। हमने आपको पहले ही बताया था, हम एक चर्चा के दौरान जब हम सर्वे कर रहे थे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं शाहाबाद में जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है जदयू, तो राकेश के साथ जब हम इस बात चर्चा पर थे तो हमने उस समय बहुत सारी बातें बताई थी। इसमें सबसे ज़्यादा दावेदारी जो बड़ी हो रही है वो जदयू की हो रही है और जदयू के वर्तमान जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र
यानी वशिष्ठ नारायण के पुत्र के लिए दावेदारी मांग रही है कहीं ना कहीं जदयू। नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अमरेंद्र प्रताप के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी संभावना ये है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी चाहती तो थी लेकिन अब वो इस पर कोई दावा नहीं करेगी। लेकिन एलजेपी की बात करें, हालांकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी वहाँ से अपने कैंडिडेट को लड़ना चाहती थी। उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, वो इसके लिए बहुत मैंने चाह रहे थे कि वो करें, इसलिए कि एक मुस्लिम कैंडिडेट के विरुद्ध मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने का एक जो था कि आरा में अभी वर्तमान में मुस्लिम कैंडिडेट है तो उनके विरुद्ध में उतारा जाए। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भारी पड़ जाए और ऐसी स्थिति में वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र को, चूँकि वशिष्ठ नारायण की उम्र भी ज़्यादा हो गई है और उनको गिफ्ट अगर देना हो तो गिफ्ट के रूप में उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरेंद्र प्रताप जो हैं वो भी बीजेपी से बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस बार अमरेंद्र प्रताप की जगह हरेंद्र प्रताप, इन दोनों में आपस में चलते रहता था। हरेंद्र प्रताप जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आरा की जनता जो है क्या चाहती है वो एक बहुत अहम बात है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरा की जनता ने बहुत सारी बातों पर वोट किया था। आरा के जो सांसद वर्तमान में हैं, जो मंत्री भी केंद्र में हैं, आर के सिंह ने कुछ बातें ऐसी रखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी मुख्यमंत्री घोषित करने की मादा रखती है, मुख्यमंत्री बनाने का मादा रखती है। आप समझिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में जदयू अगर चाहती भी है, अगर चाहते भी हैं वशिष्ठ नारायण के बेटा को लड़ाना नीतीश कुमार, तो क्या ये संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल। बड़ी पेंच है और ये पेंच पूरी तरह से महागठबंधन में तो सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पेंच पूरी तरह से उलझा हुआ एनडीए में नजर आ रहा है। अब एनडीए में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, इसमें सर्वे रिपोर्ट हमारी है, इसके बाद हमारे जो लोकल वहाँ के रिपोर्टर्स हैं, वहाँ के ब्यूरो हेड हैं, उन सारे लोगों ने, जैसे सोनू कुमार ने इस सारी रिपोर्ट को हम तक पहुँचाया है। आपने जो रिसर्च किया है, हमारी साइबर टीम ने जो रिसर्च किया है, और लोगों के जो फीडबैक आ रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं, हमारी बहुत ही संवेदनशील और हमसे प्यार करने वाली हमारी जो ऑडियंस है, आप जनता जनार्दन हैं, इनका बहुत प्यार हमें मिलता है। आपके सम्मान और आपके द्वारा सुझाए गए, आपके द्वारा लिखे गए हर बात को हम लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं। अमीर प्रसाद यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें हमेशा करेक्ट करना चाहते हैं, अपनी बातें रखते हैं और आपकी बातों पर हम लोग ध्यान भी देते हैं। वीआर बिमल जी, कुमार संजय जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, बिल्कुल अनगिनत नाम है। जिस नाम को हम बोलना शुरू करें तो हमें कम से कम नॉन स्टॉप कई दिनों तक लगातार नाम ही बताना पड़ेगा। आप जागृत लोगों के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपके कारण हम हैं। आप जिस तरह से हमें गाइड कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं, अभी तक आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। आप हमेशा, हम छोटी छोटी बातें नहीं करते हैं, हम वो क्रिस्प खबरें नहीं करते हैं, हम स्टिंग खबरों से ज़्यादा अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। हमारा विश्लेषण बड़ा होता है। हम चीज़ों को पूरी तरह से, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम आप तक नहीं लेकर के आते हैं, और आप भी उसको पूरी तरह से उतना समय दे करके बातों को सुनते हैं। हमारी एक एक बात पर आपका जो कमेंट आता है वो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, और यही कारण है कि हम रिसर्च भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं। जरा सवाल आंकड़ों का, तो आंकड़ों में हम चाहेंगे कि प्रिया आप आंकड़ों के हिसाब से जरा बता दें कि यहाँ की क्या है मतदाताओं की स्थिति और महिला और पुरुष की। जी बिल्कुल। आंकड़ों की अगर बात करें तो टोटल आंकड़े 3 लाख के करीब है, और अगर हम उसमें टोटल वोट्स की बात करें तो लगभग 2 लाख लोगों ने वोट्स किए थे। आप समझिए बहुत बड़ी बात है ये, निश्चित रूप से जागरूक मतदाताओं का, जागरूक मतदाता। हम आरा की बात इसलिए कर रहे थे, हम इसलिए हमने आंकड़ा भी आपको बताया था। और यहाँ महिलाओं की जो प्रतिशत है वो अच्छी खासी है, नेक टू नेक है एकदम। इसीलिए प्रिया को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक बहुत मेहनत करके और ये सारे आंकड़े लेकर के आती है, रिसर्च करती है, और रिसर्च करने के बाद आप समझ ही रहे हैं कि कितना मेहनत होता होगा। तो जैसा कि आरा अपना रुझान दे रहा है, अपना रंग रूप दिखा रहा है, इस बार आरा में कुछ अलग तरह का होगा, ऐसा हम भी अनुमान कर रहे हैं। और फिर हम आरा का जो अंतिम विश्लेषण होगा वो हम चुनाव की घोषणा, तिथियों की घोषणा से और पार्टियों की घोषणा से ठीक पहले लेकर के आएंगे, एकदम बिल्कुल सटीक। पूरा ध्यान हमारा है, हमारी टीम पूरा सर्वे में लगी हुई है, हम पीआर भी कर रहे हैं और हर तरह से प्रिया एकदम नज़र बनाए हुए है। जी बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि हमारी नज़र पूरी तरह बनी हुई है उस क्षेत्र पे। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं। हमारी यह भी कोशिश है कि हम इसकी दूसरी सीरीज लाएं, जिसमें जो कि विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाताओं की लिस्ट आएगी और जो
संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी उससे पहले वो लिस्ट हम आप तक पहुंचाएं। इस कोशिश में आपका साथ चाहिए। हमारे कमेंट बॉक्स में उसके लिए आपको मैसेज करना होगा, कमेंट करना होगा, या फिर हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करके हमें बता भी सकते हैं कि अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।